कांग्रेस ने जो ये कहा था ना कि जीतती तो कांग्रेस ही है, बसपा जीतती तो है नहीं, वो चैलेंज को कांशीराम जी ने वहां पर खत्म किया। कांग्रेस ने जो ये कहा था ना कि जीतती तो कांग्रेस ही है, बसपा जीतती तो है नहीं, वो चैलेंज को कांशीराम जी ने वहां पर खत्म किया। बीएसपी के कारण, वोट कटवा के पार्टी के कारण ही सबसे पहले अकबर अहमद डंपी को विधायक बनने का प्रचार करने लगे कि बीएसपी जीतती तो है नहीं, बीएसपी को वोट देना चमारों का बेकार है। इत्तेफाक से 1988 में इलाहाबाद का लोकसभा का इलेक्शन हुआ और बीपी सिंह बोफोर्स तोप का जो मैटर था उसको हाईलाइट करके वो मुख्यमंत्री था, उसने मुख्यमंत्री का पद छोड़ा और वो वहां पर इलेक्शन बीपी सिंह ने राम जन्मभूमि और बाबरी एक्शन कमेटी, कांशीराम जी की निकाह के बीपी सिंह के एक बगल में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी है, दूसरी तरफ राम जन्मभूमि कमेटी है, ये कैसे हो सकता है? तो पत्रकार आने लगे। कांशीराम जी उस इलेक्शन को लड़ रहे थे चैलेंज मान करके कि इसमें किसी भी कीमत पर कांग्रेस जीतनी नहीं चाहिए, इस चुनौती को मैं खत्म करना चाहता हूँ। और उस चुनौती को खत्म करने के लिए कांशीराम जी ने किसी को ये नहीं बताया कि मुझे इलेक्शन लड़ना है, उनको ही लड़ना था, लेकिन किसी कार्यकर्ता तक को ये भनक नहीं थी कि वो खुद लड़ने, इतनी बड़ी प्राइवेसी उनकी थी दिमाग की, किसी को नहीं बताया। तो उन्होंने उस इलेक्शन में कार्यकर्ताओं को चुनाव कैसे लड़ा जाए, सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ कैसे इलेक्शन हम लड़ा सकते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास साधन नहीं है, हमारे पास बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं है, पैसा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस नहीं कर सकती है वो हमको करना होगा, जो कांग्रेस नहीं कर सकती है सत्तारूढ़ पार्टी, वो हमको करना होगा। तो क्या नहीं कर सकती कांग्रेस? उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता मीटिंग में कि क्या नहीं कर सकती कांग्रेस, और जवाब खुद ही देते हैं कि कांग्रेस के वर्कर साइकिल नहीं चला सकते, हमारे वर्कर साइकिल चला सकते। बराबर है। तो 50, 40, 40 साइकिलों के जत्था कांशीराम जी ने वहां पर 500 साइकिलों के इकट्ठी करके कार्यकर्ता सब साइकिल चला रहे थे, नारा लगा रहे थे। अब बीपी सिंह के तो भाई लोग नहीं चला सकते नहीं। तो उस समय जनता दल के बीपी सिंह जनता दल में थे, तो बीपी सिंह ने जनता दल उसके इलेक्शन के बाद बना लिया था, जनमोर्चा से वो इलेक्शन लड़ रहे थे फिलहाल। अच्छा। 88 में तो देवीलाल हरियाणा में मुख्यमंत्री था, उसने 500 मोटर बुलेट साइकिल, मतलब बाइक्स, 5000 बुलेट मोटर जो बुलेट है ना, वो मतलब भेजी ग्रीन कलर, उनकी पार्टी का कलर था वो। तो हमारी साइकिल का जवाब देने के लिए उन्होंने मोटरसाइकिल भेजी और फिर कहा कि चलो भाई ठीक है, तुम मोटरसाइकिल चला सकते हो। फिर और उन्होंने सारे देश के जो टॉप के जो बाल पेंटर थे वो उसमें महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा थे, उसमें हमारे नागपुर के ही एक टीचर थे, आज वो इस दुनिया में नहीं है, राज रतन मोटघरे, वो मतलब बैनर बनाते थे, कपड़े के बैनर बन रहे थे। उस समय प्लास्टिक नहीं थी, कपड़ों पर लिखकर बनाए जाते थे, सफेद कपड़ों पर। जी जी हाँ। और वो पेंटर, बाल पेंटिंग वाले जो थे, उनकी टीम थी, वो दिन में सोते थे और रात को मतलब वो पेंटिंग करते थे। एक रात में 500 हाथी दीवारों पर बनाते, और 500 हाथी जब सुबह लोग देखते थे, जिस रोड पे मतलब कोई हाथी नहीं है, दूसरे दिन सुबह को देखा कि देखो हाथियों की लाइन लग रही है। तो लोग कांशीराम क्या कौन ऐसे एक रात में इतने लोग बना रहे हैं हाथी।
तो उस इलेक्शन को हमने देखा। फिर तीसरा कहा कि एक उन्होंने प्रेस का भी इंतजाम के मनुवादी मीडिया हमारी बात को नहीं छापेगा, तो विदेश के पत्रकार भी उन्होंने बुलाए इसमें। एक महिला, अमेरिका की महिला कांशीराम जी का इंटरव्यू लेने आई। कांशीराम जी सब तरह से मतलब मैनेज कर रहे थे सरकार के हिसाब से। सुपर उसमें 5 स्टार होटल में उन्होंने अपने रहने के लिए जगह ली। तो बताया गया उनको, तमाम से लोगों ने बताया कि कांशीराम साहब तो उस होटल में है। वो वहाँ पर मिली कि मैं आपका इंटरव्यू लेने आई हूँ और मैं प्रेस से हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं इंटरव्यू जिस दिन दूंगा आपको तो मैं आपको सूचित कर दूंगा, फोन कर दूंगा। और उस दिन नहीं दिया। फिर उन्होंने दूसरे दिन एक नया और फार्मूला बनाया, वोट के साथ नोट मांगो अभियान। तो एक नीले रंग का एक बॉक्स बनवा करके, रंगवा करके, कलेक्शन बॉक्स है, हाथी चुनाव चिन्ह छपवा करके हाथ से, और उसमें उन्होंने कहा कि जो मुझे वोट देना चाहते हैं वो वोट के साथ नोट भी डालें, वोट के साथ नोट भी डालें। जो मुझे वोट देगा उसको नोट भी देना पड़ेगा, और जो मुझे नोट नहीं देना चाहते वो वोट भी न देंगे। तो कोई 1 रुपया डाल रहा है, कोई 5 रुपए का नोट डाल रहा है, कोई 10 का नोट डाल रहा है, कोई 100 रुपए का भी डाल रहा है। तो वो एक अपने भाषण में कहते हैं, जब इलेक्शन चीफ ने मेरा वोटों का डिब्बा खोला तो उसमें 86,000 वोट निकले। 86,000। और जब मैंने अपने नोटों का डिब्बा खोला तो उसमें 32,000 रुपये निकले। यानी 32,000 के 3 गुना उनको वोट मिले। समझ गए आप? हाँ। 1 रुपये जो डालने वाला है उसके परिवार में 3 वोट थे मैक्सिमम, मिनिमम। एक नोट का मतलब एक वोट नहीं है, वो वोट के साथ का वो एक प्रतिनिधि दे रहा है, उसके परिवार के बिना मतलब पैसे के भी वोट दे रहा है। हाँ। तो 32,000 का ठीक 3 गुना उनको वोट मिला। और कांग्रेस का बहुत मजबूत कैंडिडेट लड़ रहा था, लाल बहादुर शास्त्री का बेटा सुनील शास्त्री कैंडिडेट था कांग्रेस, इतना बड़ा कैंडिडेट। हाँ। और बीपी सिंह मतलब उस समय जन मोर्चा से इलेक्शन लड़ रहा था। बीपी सिंह इलेक्शन में जीते और कांशीराम जी की वजह से कांग्रेस हारी। और उसके बाद में फिर कांग्रेस ने 88 में जो इलेक्शन हुआ है उसके बाद में फिर नया एक मतलब चुनौती, एक नया भ्रम फैलाना शुरू किया। पार्टी का अध्यक्ष ही नहीं जीतता तो क्या मतलब है पार्टी का? कांशीराम जी पार्लियामेंट नहीं मतलब नहीं गए ना। तो फिर मैंने फिर उस चुनौती को भी स्वीकार किया। 89 में जनता दल बना करके बीपी सिंह ने बीजेपी से पैक्ट किया और लोकसभा का इलेक्शन हुआ। और उत्तर प्रदेश में उस समय भी लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन हुए, ठीक है ना। हाँ। तो 89 में बहुजन समाज पार्टी ने 3 MP, 2 MP यूपी से, जिसमें बिजनौर से मायावती जी और आजमगढ़ से रामकृष्ण यादव जो कम्युनिस्ट पृष्ठभूमि से थे वो पार्लियामेंट मेंबर बने। पंजाब से हरभजन सिंह लाखा फिल्लौर से लोकसभा में सीट जीते और 14 MLA उत्तर प्रदेश से विधायक बसपा के जीते। तो मतलब बहुत बड़ी उनके लिए जीत थी। 89 का जो इलेक्शन है उसमें जनता दल ने अपने मैनिफेस्टो में पिछड़े वर्ग का वोट लेने के लिए मैनिफेस्टो में लिखा कि अगर हमारी सरकार आती है, जनता दल की सरकार अगर बनती है तो हम मंडल कमीशन रिपोर्ट को लागू करेंगे। कांशीराम जी ने कहा कि कमजोर सरकार थी, उसमें देवगौड़ा थे, उसमें जनता दल के वो उधर यूपी से मुलायम सिंह जी थे, उधर मतलब बिहार में लालू यादव जी थे, तो वो कई धड़ों की मतलब सरकार थी।
कांशीराम जी ने कहा कि इससे और बढ़िया मौका, इससे कमजोर सरकार कहाँ मिलेगी, अब नहीं तो कभी नहीं। 6 महीना तक लेकिन वो मतलब नहीं छेड़े, और 6 महीने के बाद जब वो टाइम खत्म हो गया बीपी सिंह का कि हम 6 महीने, हम सरकार बनते ही 6 महीने के अंदर वो करेंगे, तो वो नहीं किया। तो कांशीराम जी ने कहा कि बीपी सिंह की नीयत खराब है, तो इसलिए अब नहीं तो कभी नहीं। उन्होंने 6 महीने के बाद में दिल्ली में धरना दे दिया बसपा के बैनर से, मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। और सारे दीवारों पर इस नारे को लिखवाया गया। हम भी जून की गर्मी में वहां पर बैठे मंडी हाउस में, है ना। और जब ये आगे आंदोलन बढ़ रहा था और जब ज्यादा बढ़ा तो फिर प्रेस ने भी इसको छापना शुरू कर दिया। जब प्रेस ने छापना शुरू कर दिया, रामविलास पासवान उस समय जनता दल में थे, उन्होंने बीपी सिंह से कहा कि बीएसपी का ग्राफ बहुत ऊंचा जा रहा है, इसको जल्दी से जल्दी पटल पर रखिए, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखिए, नहीं तो बीएसपी जनता दल को मतलब पीछे कर। बिना बीजेपी के डिस्कस किए भाजपा 1988 से 1988 से पहले 2 सीटें हुआ करती थी। एक अटल बिहारी वाजपेयी जीत जाते थे कहीं से, एक आध और मतलब, और जनता दल से पैक्ट करने के बाद वो 2 सीट से 88 पे पहुंच गई, 88 पे पहुंच गई। तो जब बीपी सिंह ने कांशीराम जी के प्रेशर से, बीएसपी के प्रेशर से उसको संसद में रखा, मंडल कमीशन रिपोर्ट को दूसरे ही दिन भाजपा ने समर्थन निकाल दिया। मतलब इनकी नियत में नहीं था। मतलब भाजपा के नेता ओबीसी के कितने हितैषी बनते हैं, ये रिकॉर्ड है। ये तुम्हारी, तुम कितने हितैषी थे, कितने तुम रहनुमान थे बैकवर्ड क्लास के, वो तुम्हारी 89 की जो सरकार का रिकॉर्ड बताता है कि तुमने सरकार पिछड़े वर्ग के अधिकारों को रोकने के लिए गिराई थी। तो और मंडल कमीशन में था ही क्या, तो सबके लिए अच्छा अधिकार था, है ना। इतनी हितकारक चीज होने के बावजूद भी उन्होंने ये नहीं होने दिया, समर्थन निकाल लिया अपना। और ये भी देखने की बात है कि बीएसपी ने किस तरह से सत्ता ना होने के बावजूद भी ये कोशिश की कि उनके कम से कम अगर वो वादे कर रहे हैं तो वो हम कम से कम उनको ये जिम्मेदार ठहराए वो पूरे करने के लिए। तो मतलब ये बहुत ही अच्छी बात है। और जिस तरह से आपने बताया था कि जो स्टाइल थी कांशीराम जी सर की, जो कहते थे कि आप मुझे वोट तो दो इसलिए साथ में नोट भी दो, तो ये मुझे नहीं लगता कि भारत के इतिहास में कोई और नेता कर पाता था इस तरह की राजनीति, या फिर मतलब इस तरह से कोई, हम सब लोग सोचते हैं कि राजनीति का मतलब पैसा खर्च करना होता है, पैसा लगाना होता है, लेकिन अपने ही वोटर से पैसा मांगना और उसका ही इस्तेमाल करके ये करना, ये मतलब शायद किसी ने सोचा ही नहीं होगा इससे पहले। जी, तो जब कांशीराम जी ने जब पूना पैक्ट के 50वें वर्ष पर गोल्डन जुबली, पूना पैक्ट की गोल्डन जुबली पे जब चमचा युग को लॉन्च किया, तो चमचा युग को लॉन्च किया और उसके बाद में उन्होंने एक और रिसर्च की कि बाबा साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही है। क्या बाबा साहब ने हवा में तीर तो नहीं चलाया होगा, इतने बड़े विद्वान ने। वो बात क्या थी? बाबा साहब ने कहा कि लिख दो अपने दीवारों पर, हम इस देश के शासक कर्ता जमात बनेंगे। महाराष्ट्र में गया और निम्नहारों के मोहल्लों में गया, गांव देहात में, तो मुझे तो उनके मकान ही नहीं मिले, दीवारें ही नहीं मिली, वो तो झोंपड़ों में रहते थे। तो मैंने पूछा कि क्या बाबा साहब ने जो कहा था आपने कहीं लिखा? ये लिखा नहीं, हमारी दीवारें नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने उस बात को अपने दिल की दीवार पर लिखा है, लेकिन ये हुआ नहीं। ये कांशीराम जी कह रहे हैं कि ये हुआ क्यों नहीं, इसका कारण तलाशा उन्होंने। कारण तलाशने के बाद उनको पाया कि हमारा वोट बिकता है, हमारा वोट बिकता है। कहीं शराब में बिकता है, कहीं महिलाओं को साड़ियां देकर के वोट खरीदा जाता है, कहीं पैसे देकर के वोट। और आजकल के जमाने वो कौन सी लाड़की बहन योजना से, आजकल का तो मामले देख रहे हैं,
तो उन्होंने एक फिर कहा कि इसको रुकना होगा, अगर ये वोट की बिकवाली नहीं रुकी तो फिर हम कामयाब नहीं हो सकते। तो उन्होंने कहा, एक नारा दिया, कार्यकर्ताओं को नारा दिया कि आप ये पब्लिक में कहिए जो मैं कह रहा हूं। और बाबा साहब ने भी वोट की बिक्री के लिए उन्होंने ऐतराज किया है। तो उन्होंने कहा कि वोट बेचे वो अपनी माँ बहन की, अपनी बहन बेटी की इज्जत बेचे। वोट और बेटी ये दान करने की चीज नहीं है, मतदान दान करने की चीज नहीं है, कन्यादान करने की चीज नहीं है। वोट और बेटी बड़े जिम्मेदार आदमी को सौंपने की चीज है, जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी है। हाँ। हमने वो बात कांसीराम जी की अपने क्षेत्र में गांव देहात में बताई। कांसीराम जी ऐसे कह रहे हैं, वोट बेचे वो अपनी बहन बेटी की इज्जत बेचे। लोगों ने कहा कि भाई बात तो कांसीराम सही कह रहा है, बराबर है, उनको माननी चाहिए। तो वोट की बिकवाली कांसीराम जी की एक अपील पे उत्तर प्रदेश में बिक्री बंद हो गई। कांग्रेस के लोग पैसे लेकर के चमारों के मोहल्लों में जाते थे, वोट से पहले नोट बांटते थे। किसी चमार ने पैसा लेने से इनकार कर, किसी ने पैसे नहीं लिए। और वो वोट की बिकवाली के कारण ही फिर चमारों के मोहल्ले में किसी भी पार्टी की मीटिंग होना बड़ी मुश्किल हो गई। वो गाड़ियां लेके आते थे और वो सब, यहाँ पर हाथी का वोट है, अपना टाइम खराब मत करिए, आगे जाइए। अच्छा, ऐसे लोग बोलते थे। हाँ? और भगा देते थे। हाँ, आज सारे देश में, आज पूरे उत्तर प्रदेश में माहौल ये है कि चमारों के मोहल्ले में बीजेपी की भी मीटिंग होती है, सपा की भी मीटिंग होती है, कांग्रेस की भी मीटिंग होती है, तब बीएसपी की होती है। क्यों होने लगा ये क्यों हो रहा है? कांसीराम जी के जमाने में क्यों नहीं हुआ, अब क्यों हो रहा है? सोच उनकी वो प्रचार होना बंद, पूरा परिवर्तन कर दिया, पूरी बीएसपी को बिजनेस बना दिया। झबुआ में जो देहातों में बेर होते थे ना, छोटे छोटे, हमने गांव में रहते थे, उनको लाते थे और उसको खाते थे। कुछ गरीब बच्चे मतलब अपने उसको, उसके माँ बाप बेचने जाते थे बाजार में बेरों को। ऐसे कांसीराम जी के द्वारा इकट्ठे किए हुए वोटों को सतीश चंद्र मिश्रा थोक में बिकवाने लगा और कहा कि आपको कोई जरूरत ही नहीं है कहीं जाने की, कोई रैली करने की जरूरत नहीं, कोई थैली लेने की जरूरत नहीं, हमारे पास है ना टेक्निक। जो टिकट लेगा बहुजन समाज पार्टी से, हम पैसा उससे लेंगे, हमें क्या जरूरत है कहीं जाने की। तो कांसीराम जी ने जो उत्तर प्रदेश में पॉलिटिकल पावर का पावर हाउस बनाया था, 3 बार मायावती को मुख्यमंत्री बनाया कांसीराम जी ने। क्या टिकट बेच के बनाया है? नहीं। कांसीराम जी ने उस पावर हाउस में वर्कशॉप में लिख दिया था हाथी के ऊपर, एलिफेंट नो सेल, हाथी बिक नहीं सकता। उसके बाद कांसीराम जी के जाने के बाद कांसीराम जी की जगह पर सतीश चंद्र मिश्रा सरकार मुख्यमंत्री बनने के 1 महीना बाद मायावती जी ने सतीश चंद्र मिश्रा को, जो कांसीराम जी ने बैन लगाया था कि सवर्ण क्लास का आदमी कोई भी पार्टी का पदाधिकारी नहीं बन सकता, 1 महीना बाद राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा को बनाया।